Welcome back to the channel. Today I will talk about micro environment और direct section environment. Micro environment और direct section environment क्या होता है? मतलब अगर मैं बेसिक समरी दूं तो डायरेक्ट लिखा क्या है? डायरेक्ट सेक्शन इन्वायरमेंट वो फैक्टर्स जो एक एंटरप्राइज को डायरेक्टली अफेक्ट करे इसे कहते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट और डायरेक्ट सेक्शन एनवायरनमेंट। इसकी डेफिनेशन तो है इट रिफर्स टू दोस internal and external factors which exercise a direct influence on the working and performance of individual business and organization is called direct section of micro environment। मतलब माइक्रो एनवायरनमेंट ये होता है जो वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं वर्किंग ऑफ एंटरप्राइज को या कोई बिजनेस को, उसे कहते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट और डायरेक्ट सेक्शन एनवायरनमेंट। अच्छा, ये इंटरनल फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स ये भी पॉइंट्स होते हैं, वो मैं अभी डिस्कस करता हूं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है? द वैल्यू, बिलीफ एंड द एटीट्यूड ऑफ अ founder and top management of the company exercise a strong influence of what company stands for। मतलब क्या है? एक कंपनी का वैल्यू, बिलीव और एटीट्यूड, ठीक है, उसके फाउंडर और टॉप मैनेजमेंट डिपेंड करता है। अगर आसान भाषा में बोले कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है? कॉर्पोरेट कल्चर एक वो चीज होती है, मतलब एक भी इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर हो जिससे हर एक व्यक्ति बाउंड हो जाए, एक लगे। मतलब अगर एक सीईओ हो, एक वहां पे प्यून हो, मतलब जो भी हो उनकी एक तरह से रिस्पेक्ट हो, एक ही तरह से सबको ट्रीट किया जाए, एक बॉन्डिंग बन जाए। सो हियर इट इज रिटन व्हेन द वैल्यू सिस्टम इज शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर्स द ऑर्गेनाइजेशन इज मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल। सो एक कल्चर बनना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जिससे क्या हो, एक यूनिटी हो। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस कल्चर, इन्फोसिस में क्या होता है, जितने भी सीईओ होते हैं और जितने भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो एक साथ लंच करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक बॉन्डिंग बनती है और मोर सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसे वो कहते हैं कॉर्पोरेट कल्चर। सेकंड पॉइंट इज मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखो मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? द बिजनेस फिलॉसफी एंड पर्पस ऑफ अ कंपनी गाइड्स इट्स प्रायोरिटीज, बिजनेस स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट मार्केट, स्कोप एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। पहले एग्जांपल देंगे फिर समझाएंगे कि मीनिंग क्या है। मतलब मिशन एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर एक कंपनी का एक मिशन होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक सर्टेन गोल होता है, उसे अचीव करना है। तो जो कंपनी का मिशन है वही एक एम्प्लॉय का भी मिशन होना चाहिए। अगर उसका भी वही मिशन होगा तो जो टारगेट होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा, वो बहुत जल्दी अचीव होगा। जैसे जियो इंडस्ट्री में अंबानी का मिशन था कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाना है, तो उनका मिशन था, उनका गोल क्लियर था, तो उनके जो एम्प्लॉयज थे तो उनके मिशंस को समझ पाए, उसी तरह की फिलॉसफी बनाई, उसी तरह की स्ट्रेटजीज बनाई। तो वही पॉइंट लिखा है, द बिजनेस फिलॉसफी एंड पर्पस ऑफ अ कंपनी गाइड्स इट्स प्रायोरिटीज, बिजनेस स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट मार्केट, स्कोप एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब क्या है? वही चीज उसकी प्रायोरिटीज, उसके बिजनेस स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट मार्केट, स्कोप और डेवलपमेंट प्रोसेस को बताता है। ये हो गया सेकंड पॉइंट, जिसे कहता है मिशन और ऑब्जेक्टिव। थर्ड पॉइंट बताते हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। अच्छा, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर मैं पहले रिटर्न से पहले थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। जैसे टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, एक कंपनी में सबसे टॉप पे होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, और सबसे नीचे होते हैं एम्प्लॉयज, ठीक। सो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उनको ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जो एप्लीकेबल हो एम्प्लॉयज को, मतलब उनको अफेक्ट ना करे। मतलब उनको एम्प्लॉयज को भी लगना चाहिए कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया है वो उनके हित के लिए लिया है, मतलब उनके भी बेनिफिट्स के लिए है, उनका नुकसान ना हो। तो उन दोनों के बीच एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप हो जाए। सो ये टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, मतलब इससे जो कंपनी है वो अच्छी हो जाए। तो टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऐसा डिसीजन ले जिससे जो एम्प्लॉयज हो वो भी सेटिस्फाई हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी काम हो जाए। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप करता है टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। अब इसकी मैं डेफिनेशन भी एक बार लिख देता हूं।
हाँ, तो इसका अगर मीनिंग देखें तो इसकी मीनिंग क्या होगी, इसको मैं समझा देता हूँ। द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब एक कंपोजिशन होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। द डिग्री ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब क्या होगा, डिग्री होगी प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, हैव इंपॉर्टेंट बियरिंग ऑन इट्स बिजनेस डिसीजन। मतलब क्या है, कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और डिग्री ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब भैया अगर टॉप स्ट्रक्चर सही होगा तो कंपनी अच्छे से काम करेगी। तो कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा टॉपिक समझ में आता है, कौन सा नहीं आता है, तो मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा या फिर मैं आपके कमेंट से रिप्लाई करूंगा। और भी एक पॉइंट और, मतलब अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा है स्पेसिफिक चैप्टर से, आपका कल एग्जाम है, तो वो मुझे कमेंट डाउन करे कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। करंटली मैंने सीएमएस से भी पास आउट किया है, राजेंद्र नगर पीस बिल्डिंग, और सेंट जोसेफ राजापुरम से 12th किया है। तो वहाँ के बच्चे तो जरूर देखें, मैं विजिट करता रहता हूँ वहाँ पे। मतलब मेरा एक्चुअल में ये मानना है कि अगर मैं 12th क्लास कॉमर्स की वीडियोस बना रहा हूँ इस साल, तो मैं पास आउट हूँ, तो मुझे पता है, सबसे अच्छे से पता है कि किस तरह से चैप्टर्स आए थे, कौन सा इंपॉर्टेंट था, कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसीलिए मैंने चैनल खोला है। और अगर किसी को ऑफलाइन भी पढ़ना है तो मैं नीचे कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, प्लीज कांटेक्ट मी। सो बैक टू द पॉइंट, मैं फोर्थ पॉइंट अभी बताता हूँ। द फोर्थ पॉइंट आई विल डिस्कस इज पावर स्ट्रक्चर। अच्छा, पावर स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब जिस कंपनी का शेयर होल्डर खुश, जिस कंपनी का एम्प्लॉयज खुश, समझ लो वो कंपनी ग्रो करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, अगर एक टॉप मैनेजमेंट है तो उसका उसके सबऑर्डिनेट्स जैसे रिलेशन है, उस सबऑर्डिनेट का उसके जूनियर से जैसे रिलेशनशिप है, जूनियर का उसके प्यून से, मतलब ये चेन का जो इंटरनल रिलेशनशिप अगर बॉन्डिंग अच्छी है तो जो कंपनी की डिसीजन मेकिंग होगी वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं बुकिश लैंग्वेज बताऊं तो इंटरनल पावर, देखो यहाँ पे लिखा है इंटरनल मींस अंदर, इंटरनल पावर रिलेशनशिप बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव के बीच जो रिलेशनशिप है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। अब दूसरी पॉइंट मैं बताता हूं, द कंपनी व्हिच एंजॉयज सपोर्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉय हैज इंपॉर्टेंट बियरिंग ऑन डिसीजन मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ अ कंपनी। मतलब वो कंपनी जो एंजॉय करती है शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज के बियरिंग, उसकी डिसीजन मेकिंग और वर्किंग ऑफ अ कंपनी को, तो उसे बोलेंगे पावर स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं पावर स्ट्रक्चर। ये बात मैं सोचता हूं आपके दिमाग में घुस गई होगी, और नहीं घुसी होगी तो वीडियो को रिमाइंड करके एक बार और देख लेना, जरूर घुस जाएगी। तो अब मैं अपना पांचवा पॉइंट पढ़ता हूं। पांचवा पॉइंट कौन सा है, एक मिनट। सो मैं पांचवें पॉइंट पे आता हूं। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी क्या कहता है, मतलब अगर मैं जैसे ये लिखने से पहले ना अगर नॉर्मल टर्म में समझाऊं, तो अगर एक कंपनी की गुडविल बढ़ गई तो ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। मतलब एक कंपनी की अगर गुडविल ज्यादा है तो उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाती है। और कोई भी बिजनेस करिए आप अपनी लाइफ में, कुछ भी करिए, गुडविल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। गुडविल जियो की एयरटेल से अच्छी है, इसलिए जियो के कस्टमर एयरटेल से ज्यादा है। ठीक है, तो गुडविल इज्जत, चाहे वो किसी इंसान की हो, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट की हो, गुडविल ही सब कुछ होता है लाइफ में, तो गुडविल बचा के रखना। तो अगर मैं इसे रीड करूं, द इमेज एंड ब्रांडिंग इक्विटी ऑफ अ कंपनी प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द रेजिंग फाइनेंस। मतलब क्या है, अगर एक इंस्टीट्यूट की गुडविल अच्छी है या फिर हम आपको लोन लेना है, तो आपका एक अच्छा बैंक बैलेंस या फिर कुछ होगा तभी आपको लोन मिलेगा और सब कुछ होगा। तो वही चीज लिखा है, द इमेज एंड द ब्रांड इक्विटी ऑफ अ कंपनी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रेजिंग फाइनेंस, फॉर्मिंग अलायंसेस, चूजिंग डीलर्स एंड सप्लायर्स, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स, एंटरिंग फॉर्जिंग मार्केट। ठीक है, मतलब क्या है, द इमेज एंड द ब्रांड इक्विटी ऑफ अ कंपनी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रेजिंग फाइनेंस। मतलब इमेज कंपनी क्या करती है, इससे फाइनेंस रेज करता है। ठीक है, फॉर्मिंग अलायंसेस निकालता है, चूजिंग डीलर्स एंड सप्लायर्स, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड एंटायर फॉर्जिंग मार्केट। मतलब क्या है,
अगर एक कंपनी की इमेज अच्छी हो तो फाइनेंस रेज कर सकते हैं, अलायंसेस बना सकते हैं, डीलर्स अच्छे आते हैं, सब डीलर सप्लायर्स आते हैं, लॉन्चिंग एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं और फॉरेन मार्केट में कर सकते हैं। ओवरऑल यही कहने का मतलब होता है जिसकी इमेज अच्छी होगी उसकी ब्रांड इक्विटी अच्छी होगी। तो ये हो गए मेरे 5 इंटरनल फैक्टर्स खत्म। ठीक है, अब ये इंटरनल फैक्टर्स हो गए। अब एक अगली वीडियो बनाऊंगा मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए, और भी किसी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। टिल देन स्टे ट्यून्ड। वीडियो खत्म। नहीं, वीडियो खत्म नहीं हुई अभी, मुझे ये कहना है, अगली वीडियो में बताऊंगा कि मुझे क्या कहना है। अच्छा हाँ, मैंने कोट और पढ़ा था कहीं पे, क्या पढ़ा था मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, लेकिन मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, एक कोट होता है वो याद रख लो तो थोड़ा सा भला हो जाए लाइफ में। वो कोट क्या था, एक सेकेंड। वो कोट क्या था वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ये सस्पेंस है मेरा, नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा ही नहीं।